चैप्टर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 का नाम क्या है बेटे? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे पहले टॉपिक वैद्युत आवेश से। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। वैद्युत बल या चुंबकीय बल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का। पहली बात ये हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी पदार्थ पर आवेश आता कब है। हमें पता है कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना बेटे? परमाणुओं से। और हर परमाणु के अंदर 3 अवपरमाणु कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की संरचना में हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है बेटे? ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है। वहीं न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? ये इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता। किसी भी पदार्थ पर आवेश आता कब है? देखो हमें पता है प्रोटॉन कहां पर होता है? नाभिक के अंदर। जो पदार्थ नाभिक के अंदर है वो नाभिक से बाहर नहीं आता। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? विभिन्न कक्षाओं में अपने अपने ऊर्जा स्तर में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो किसी भी पदार्थ से, अरे तू रहने दे, तू से उल्टे सीधे इशारे मत कर। मेरा दिखना जरूरी नहीं है, जितना बढ़ा रहा वो चलन दे तू। मैं कहा एडिटिंग का टाइम बढ़ा रहा। हाँ सही बात है, मुझे देख के क्या करना। देखो किसी भी पदार्थ पर आवेश का आना किसके कारण होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सोडियम के परमाणु के बारे में तुम्हें पता होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1। पदार्थ क्या करता है? अपने अंतिम कक्षक में पूरक करने के लिए, अष्टक पूरक करने के लिए क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ सोडियम परमाणु की हम बात करें तो सोडियम परमाणु के अंतिम कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग दे। आसान काम क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने घर में यहां पर बसा लेना, इसके लिए बहुत कठिन पड़ने वाला। ना तो इसके पास इतनी ऊर्जा है कि ना ही इसके पास इतनी जगह है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से त्याग देगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो अब इसके पास अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। शुरुआत की अगर बात करें तो इसके पास 11 ही प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो टोटल अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है वो समान होती है। तो धनावेश ऋणावेश को क्या कर देता है बेटे? नलिफाई कर देता है, शून्य कर देता है। तो यहां से 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश 10 प्रोटॉनों के आवेश को क्या कर देगा? निराश्रित कर देगा। तो बचेगा क्या? 1 प्रोटॉन का आवेश। इसी आवेश के कारण इस सोडियम परमाणु पर अब कितना आवेश आ जाएगा? 1 प्रोटॉन का आवेश आ जाएगा, जो कि क्या है बेटे? धनावेश। यहां से किस बात का पता लगा? जब भी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश आता है। तो एक बात तो ये पता लग गई कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने से या इलेक्ट्रॉनों की कमी से कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। एक दूसरा एग्जांपल समझ के चलते हैं। मान लो हमारे पास क्लोरीन का परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। 2, 8, 7। अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? या तो 7 त्याग दे या फिर 1 ग्रहण कर ले। 7 त्यागना कठिन कार्य है, 1 कहीं से मिल जाए तो इसका काम हो जाएगा। मान लो इसने यही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने त्यागा था वही इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। तो अब इसके पास अगर देखा जाए तो शुरुआत में 17 प्रोटॉन थे, 17 ही। अभी प्रोटॉन तो है 17 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? इसके पास कितने हो गए? इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर देंगे तो बचेगा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यही आवेश इस परमाणु पर आ जाएगा और ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? क्लोराइड आयन में। अब इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ग्रहण किया था, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया बेटे? ऋणावेश आ गया। तो यहां से ये बात पता चल गई कि जब भी कोई वस्तु बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है तो उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। तो आवेश का आना और जाना टोटली किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के आने और जाने पर। अधिकता में आ जाएंगे तो आवेश कौन सा होगा? ऋणावेश। और कमी हो जाएगी तो आवेश कौन सा होगा? धनावेश। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास बेटे आवेशन की क्रिया। किसी भी वस्तु पर आवेश आता कैसे है, कैसे लेकर आते हैं, तो पता लग गया हमें उसका बेसिक सा फंडा इलेक्ट्रॉन के आने से और जाने से
आवेश आता है। आएगा कैसे कैसे, तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला, घर्षण द्वारा। यदि दो वस्तुओं को आपस में घिसा जाए, रगड़ा जाए, तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से निकल के जा रहे हैं उस वस्तु पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उस पर कैसा आवेश आएगा, धनावेश। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर हम उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम में मान के चलें, तो जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही तो दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जितना आवेश यहां कम होगा, सॉरी, जितने इलेक्ट्रॉन यहां कम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहां क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। उतनी ही मात्रा में यहां पर आवेश क्या होगा, जुड़ जाएगा, यहां पर प्लस का और यहां पर माइनस का। इसका मतलब दोनों वस्तुओं पर कैसा आवेश आया, विपरीत प्रकृति का आवेश आया और बराबर मात्रा में आया। तो घर्षण द्वारा जो आवेश आता है वो कैसा आता है, विपरीत प्रकृति का आवेश होगा दोनों वस्तुओं पर, और आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है, दूसरा तरीका जो हो सकता है आवेशित करने का, वो होता है बेटे चालन द्वारा। चालन में क्या होगा, हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, इसके ऊपर मान लो बहुत सारा धनावेश है, और यहां एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई भी आवेश नहीं है। अगर मैं इस वस्तु से दूसरी वस्तु को किसी चालक पदार्थ द्वारा जोड़ दूं, तो आवेश के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के साथ में जोड़ा जाता है चालक पदार्थ द्वारा, तो यहां से आवेश निकल के क्या करने लगेगा, दूसरी वस्तु के पास जाना शुरू हो जाएगा। और ये कब हुआ, जब दोनों वस्तुओं के बीच में एक तार जोड़ा गया, तो यहां से आवेश निकलेगा, कहां चला जाएगा, दूसरी वस्तु पर चला जाएगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा कैसी नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों पर आवेश बराबर हो जाएगा तो यहां से आवेश वहां जाना बंद हो जाएगा। ये इस कंडीशन में आवेश किस प्रकार का है, अगर यहाँ धनावेश था तो यहाँ भी क्या होगा बेटे, धनावेश आएगा। अगर यहाँ ऋणावेश होता तो इस पर भी कैसा होता, ऋणावेश होता, और दोनों पर कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चालन द्वारा समान प्रकृति का आवेश आता है। कैसी प्रकृति का आवेश आएगा, समान प्रकृति का आवेश आएगा, और दोनों पर आवेश की मात्रा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। यहां भी बराबर थी लेकिन आवेश कैसा था, विपरीत प्रकृति का। यहां भी बराबर है लेकिन आवेश कैसा है, समान प्रकृति का। ठीक है। अगला तरीका है बेटे प्रेरण द्वारा। प्रेरण में क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु लेंगे, और इसके पास एक अनावेशित वस्तु को लेकर आएंगे। जब किसी आवेशित वस्तु के पास किसी अनावेशित वस्तु को लेकर आते हैं तो आवेश के अंदर एक और गुण होता है, ये अपने जैसे आवेश को तो प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश को आकर्षित करता है। इसका मतलब जब मैं किसी धनावेशित वस्तु को इस वस्तु के पास लेकर आऊंगा जिसके पास किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, लेकिन ये बना तो किससे, परमाणु से मिलकर ही है, और परमाणु के अंदर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो ये यहां से क्या करेगा, धनावेश को तो प्रतिकर्षित कर देगा और ऋणावेश को आकर्षित कर देगा। तो इस कंडीशन में यहां इस पृष्ठ पर तो आ जाएगा बेटे ऋणावेश, और दूसरे पृष्ठ पर कैसा आ जाएगा, धनावेश। यही इसके साथ रखे रखे मैं इस वस्तु के इस पृष्ठ का कनेक्शन कर दूं, किसके साथ में, पृथ्वी के साथ कर दूं। तो पृथ्वी का यह गुण होता है कि जैसे ही हम किसी आवेशित वस्तु को क्या करते हैं, पृथ्वी के साथ जोड़ते हैं, तो यहां से सारा आवेश निकलकर किसके पास चला जाएगा, पृथ्वी के पास चला जाएगा। लेकिन ये जो ऋणावेश है ये किसके कारण, इस धनावेश के आकर्षण के कारण इस पृष्ठ पर यहीं रुक जाएगा। तो धनावेश तो चला गया सारा कहां बेटे, पृथ्वी में। तो जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो हमारे पास कंडीशन होगी कि यहां पर इस वस्तु पर यहां ऋणावेश रहेगा और यहां किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस वस्तु को यहां से दूर हटा देंगे। जैसे ही दूर हटा देंगे तो इस वस्तु पर यह ऋणावेश क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेरण द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसके ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। अगर धनावेश लेकर आए तो कौन सा आया, ऋणावेश। ऋणावेश लेकर आते तो कौन सा आता, धनावेश। लेकिन ये समान मात्रा में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कम भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, ज्यादा तो खैर कभी नहीं होगा। ठीक है। ये चाहे हम कितना भी प्रबल आवेशित वस्तु रखें, जरूरी थोड़े है जितना आवेश इसके पास है उतना ही आवेश खींच लेगा ये अपने पास में। हो सकता है कम मात्रा में खींचे, और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है वास्तविकता में। तो जो इसके ऊपर जो आवेश की मात्रा होगी वो कैसी होगी, कम होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। चलो
नेक्स्ट टॉपिक है बेटे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण हमने शुरू में ही बात की थी, किसी भी वस्तु पर आवेश का आना किसके कारण होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन आए या जाए, उन्हीं के वजह से किसी वस्तु को आवेशित होना पड़ता है या आवेशित हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा या जाएगा पूरा ही जाएगा, एक जाएंगे, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ आवेश के क्वांटीकरण से क्या मतलब है? किसी भी वस्तु पर जब आवेश आता है तो वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटे? मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में। इसे हम किस रूप से निरूपित करते हैं? Q बराबर NE से, जहां Q क्या है बेटे? आवेश की मात्रा। Q क्या है? आवेश की मात्रा। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। और यहां N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यह कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है। अगर कमी होती है तो इसका मतलब आवेश कैसा होगा? धनावेश। और अगर अधिकता होती है तो आवेश कैसा होगा? ऋणावेश। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, Q बराबर NE। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। चला गया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा कूलाम का नियम। आवेश की प्रकृति के बारे में कुछ बात करें, उसके बाद हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। देखो, समान आवेश क्या करता है बेटे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कूलाम ने किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले इस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल के नियम के संबंध में एक नियम दिया, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। तो कूलाम ने क्या कहा था? किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो हमारे पास बेटे दो आवेश है। एक आवेश ये है, एक वस्तु ये है जिस पर आवेश कितना है? Q1 है, और एक अन्य वस्तु ये है जिस पर आवेश कितना है? Q2 है। इन दोनों की केंद्र से केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? R है। तब कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती होगा किसके बेटे? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, यानी Q1 Q2 के। वहीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये होगी हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण 2। दोनों समीकरणों को जब हम मिलाते हैं तो F अनुक्रमानुपाती क्या आ जाता है? Q1 Q2 बटे R²। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां से एक नियतांक आएगा K Q1 Q2 बटे R², जहां K क्या है बेटे? एक नियतांक है जिसको वैद्युत स्थिरांक कहते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुना 10 की घात 9। यही मान एक और नियतांक होता है जिसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम कूलाम के नियम को इस रूप में भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटे? एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट का होता है बेटे 8.85 गुना 10 की घात -12। इतनी बात समझ में आ गई कि बताओ?
एक बार फिर से समझ लो, इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में क्या कहते हैं कि यदि दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी है, मान लो r दूरी पर रखी है, तब इन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों तथ्यों को मिलाते हैं तो F अनुक्रमानुपाती आ जाता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K क्या है, एक नियतांक है जिसका मान होता है बेटे 9 गुना 10 की घात 9। और इसी नियतांक को हम किससे निरूपित कर सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट से भी निरूपित कर सकते हैं, जहां F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट फिर से एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही माध्यम बदलते हैं, मान लो हम बात कर रहे थे अब ये दोनों आवेश किस में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, माध्यम बदलेंगे तो इसका मान बदल जाएगा। जैसे इसका मान बदलेगा तो फिर बल का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आवेशों को विभिन्न माध्यमों में रखने पर उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसके मान पर प्रभाव पड़ता है। किसी और माध्यम में कुछ और होगा, मान लो जल में कुछ और है, वायु में कुछ और है, मोम में कुछ और होगा, तेल में कुछ और होगा। जैसे ही माध्यम बदलेगा वैसे ही क्या होगा, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। और सबसे अधिक किस में लगता है, निर्वात में, ठीक है, जहां कोई भी माध्यम नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ भाई आगे चलें फिर, ठीक है। कुछ सवाल देख लें इस पर, बुक ला रखी न्यूमेरिकल की, एक आधी तो ला रखी होगी यार। अभी तक दो फॉर्मूले पढ़े, पहला क्या था, Q बराबर NE, और दूसरा पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इन्हीं फॉर्मूलों पे सवाल देखते हैं। एक सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की घात माइनस कूलाम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा कण में कितने प्रोटोनों का आवेश होता है। एक अल्फा कण बराबर होता है बेटे 2 प्रोटोनों का आवेश। अब चूंकि Q का मान कितना दे रखा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम, तो यहां से एक अल्फा कण का आवेश कितना हो जाएगा, 2 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम, या बराबर हो जाएगा 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, Q का मान दे रखा है बेटे कितना, 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। N का मान पूछ रहा है कितना होगा, किसका मान पूछ रहा है बेटे, N का। E का मान हमें पता है कितना है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, तो Q बराबर N E से N का मान हो जाएगा Q बटे E। यहां से जब हम N का मान निकालेंगे तो N बराबर हो जाएगा, Q का मान है 1 बटे 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, या N बराबर 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाकर किसका हो जाएगा बेटे, प्लस का 10 की घात 19 बटे 1.6। यहां से दशमलव उठाए ऊपर कितना हो गया, 10 हो गया, इसको भाग करेंगे आंसर आ जाएगा 6.25 गुना 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटे, ऋणावेश था तो क्या होगी, अधिकता। ठीक है, इस वस्तु पर जिसमें कितना आवेश था, 1 कूलाम आवेश था, अधिकता कितने इलेक्ट्रॉनों की हो गई, 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, N का मान कितना दे दे बेटे, 500। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। एक तो Q का मान पूछा है और क्या पूछा है, प्रकृति पूछी है। तो E का मान हमें पता है कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम, तो Q बराबर N E से, या Q बराबर हो जाएगा N का मान है 500 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। यहाँ 500 की गुना करेंगे बेटे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे 16 पंजे 80, 8.0 2 जीरो कट जाएगी 10 की घात माइनस के 17 कूलाम। अब 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमी होने के कारण कौन सा आवेश आएगा बेटे, ऋण आवेश। इसका मतलब यहां पर क्या लिख देंगे, ऋण, अरे कमी है ना तो धनावेश आएगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। तो 8.0 गुना 10 की घात माइनस के 17 कूलम आवेश। तो इस वाले फॉर्मूले पे तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, कूलम के नियम वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुना 10 की घात माइनस 15 मीटर है। देखो दो प्रोटॉन का है, मान लो एक प्रोटॉन यहां पे रखा है और दूसरा प्रोटॉन यहां रखा है। प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। यहां Q2 का मान भी कितना होगा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। दोनों के भी जो बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है 4.0 गुना 10 की घात माइनस 15 मीटर। क्या पूछा है, दोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान। तो सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से। F बराबर Q, इसका मान हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 9, Q1 का मान 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 बटे 4.0 गुना 4.0 गुना 10 की घात माइनस 15 गुना 10 की घात माइनस 15। R का स्क्वायर करेंगे, देखो क्या हुआ, मैं क्यों परेशान हो रहा। देखो 4 से 16 को काटेंगे, ये कट गया 0.4, फिर इस 4 से भी इसको काट देंगे, ये कट गया बेटे 0.4। यहाँ देखो 10 की घात माइनस 15, 10 की घात माइनस 15, माइनस माइनस टोटल कितनी हो जाएगी, घात माइनस के 30, ऊपर है माइनस 19 माइनस 19 माइनस 19 माइनस 19 टोटल कितनी हो जाएगी बेटे माइनस के 38। 30 से 38 को काटेंगे कितनी बचेगी माइनस के 8। अब यहाँ माइनस 8 और यहाँ प्लस के 9, प्लस 9 में से माइनस 8 गए, बच गई कितनी 1। तो F बराबर आ गया हमारे पास 9 गुना 0.4 गुना 0.4 गुना 10, बस बटे में तो कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। यहां से इसको सोल्व कर लो, पॉइंट हट जाएगा, ये 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया हमारे पास F बराबर 4 चौक 16 गुना 9, या F बराबर आ गया 14.4 न्यूटन। तो दो प्रोटोनों के मध्य जब दोनों प्रोटोनों को कितनी दूरी पर रखा गया, 4 गुना 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर, तब उनके मध्य लगने वाला जो कूलम बल होगा वो कितना होगा, 14.4 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो इसी टॉपिक पर। ये क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। N बराबर दिया बेटे 10 की घात 5। Q1 का मान निकाल लेंगे, Q1 बराबर हो जाएगा N E से 10 की घात 5 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम, या ये बराबर हो जाएगा बेटे 10 की घात 5 10 की घात माइनस 19 कितना बचेगा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 14 कूलम। और यही किसके बराबर आएगा, ये Q1 का मान है, और Q1 किसके बराबर दे रखा, Q2 के बराबर दे रखा। दोनों के ऊपर आवेश की मात्रा कितनी है, बराबर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1 मीटर। R का मान दिया है 1 मीटर। तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से F बराबर कितना हो जाएगा बेटे 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 का मान हो गया 1.6 गुना 10 की घात माइनस 14 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 14, ये होगा Q2 का मान बटे R स्क्वायर यानी 1.0 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहां से F बराबर देखो यहाँ पावर कितनी है 9, यहाँ होगी 14 और 14 माइनस की कितनी होगी बेटे 28, माइनस 28 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा माइनस के 19। यहाँ कितना बच गया हमारे पास 9 गुना 1.6 गुना 1.6 और गुना में घात कितनी आ गई 10 की घात माइनस के 19। इसको सोल्व माइनस 19 है बे 9 तो रही है, हाल 19 ही था पहले भी, ठीक है। 10 की घात माइनस के 19, इसकी गुणा करेंगे आपस में, देखो 16 की गुणा 16 में करेंगे कितना हो गया भैया 256 होगा ना, तो हो जाएगा 2.56 गुना 10 की घात माइनस के 19। 9 की गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 6 नम 54, 9 पंजे 45 और 5 49, 9 दूनी 18 और 4 22, 22.94 गुना 10 की घात माइनस के 19 न्यूटन।
ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कुछ दिक्कत हो अब तुम्हें सवाल कहाँ तक का करने? एक सवाल देखते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है? इसने कहा है दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो, माना दोनों आवेश Q1 बराबर है Q2 बराबर है किसके? Q के। दोनों आवेश को क्या मान लिया हमने? Q मान लिया। इसने कहा है दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो R का मान दे रखा 0.1 मीटर, और इन दोनों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो है 18 न्यूटन। इसने कहा यदि इन दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो, यानी Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है 9 माइक्रोकुलाम, या बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 की घात माइनस के 6 कुलाम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है? Q1, एक सेकंड, दोनों के मान अलग अलग है भाई, Q1 अलग है Q2 अलग है, इसलिए ये कहा ना परस्पर एक दूसरे को, हाँ Q1 और Q2 अलग अलग है। मान लो दोनों आवेश Q1 में Q2 है, ठीक है, तो एक तो Q1 का मान पूछा है, दूसरा क्या पूछा है बेटे? Q2 का मान पूछा है। चलो भाई ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से। F का मान कितना दे रखा? 18। इसका मान कितना हो जाएगा? 9 गुना 10 की घात 9। Q1 Q2 का हमें नहीं पता बटे R स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। यहाँ देखो 9 से ये कट गया बेटे कितनी बार? 2 बार, ठीक है। यहाँ 0.1 है, का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। यहाँ 10 की घात 9, यहाँ इसके साथ गुना में है, तो दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाएगी बेटे? भाग में हो जाएगी। तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, ये भाग में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना 0.1 गुना 0.1, और बटे में नीचे कितनी आ जाएगी बेटे? 10 की घात 12 की होगी, 9 ही तो है, 9 इधर चली गई। अब देखो यहां से Q1 Q2 बराबर किसके हो जाएगा? देखो 10 की घात 9 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटे? माइनस के 9। यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की घात -1। इसको भी लिख सकते हैं 10 की घात -1, तो -1 और माइनस के 9 टोटल घात कितनी होगी? माइनस के 11। तो ये हो गया हमारे पास 2 गुना 10 की घात -11। अब देखो Q1 Q2 का मान है, Q1 प्लस Q2 का मान है, हमें निकालना Q1 और Q2 दोनों के मान अलग अलग। हम क्या कर सकते हैं? देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस कितना होता है बेटे? 2 Q1 Q2 होता है, ऐसे ही होता है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, यहां पे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 Q2। देखो जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस का 2 Q1 Q2, और 4 Q1 Q2 में से जब मैं उसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2 Q1 Q2, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर के। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अब हमारे पास Q1 Q2 की भी वैल्यू है और हमारे पास Q1 प्लस Q2 की भी वैल्यू है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम? Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी वैल्यू सोल्व करके आएगी, यहाँ इक्वेशन हमारे पास Q1 प्लस Q2 की दे रखी है, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटे? 9 माइक्रोकुलाम। तो Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू दे रखी है और Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू दे रखी है, दोनों को क्या करेंगे? एक रैखिक समीकरण की तरह सोल्व करेंगे। यहां से Q1 Q2 से Q2 कटेगा, Q1 और Q1 दोनों की वैल्यू जोड़कर जो तरह भी मान आएगा Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू निकाल के रख देंगे। इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, टाइम देख रहे कितना हो गया? 38 हो गया। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे भाई, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। मान लो हमारे पास बेटे दो आवेश हैं, एक आवेश यह है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। मूल बिंदु से इसकी दूरी है R1 और मूल बिंदु से इस आवेश की दूरी है
R2। तब इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों धनावेश है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगा होगा, इसके कारण बल लग रहा होगा इधर और इसके कारण बल लग रहा होगा इधर। ये हो गया F21 और ये हो गया F12 और दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी R1। ठीक है। तब अगर हमें इन दोनों के बीच का जो बल निकालना है सदिश रूप में, उसका मान जो होगा वेक्टर F, देखो हमें पता है कोई भी सदिश जो होता है वो क्या होता है बेटे, सदिश बराबर होता है परिमाण गुना दिशा। तो अगर हम किसी के परिमाण में किससे गुना कर दें, दिशा से गुना कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, सदिश रूप मिल जाएगा। कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² था। ये तो इसका परिमाण है। अगर मैं इसमें सदिश की गुना कर दूं, अब किसी भी सदिश की जो सदिश गुना एक अंक सदिश होता है वो क्या होता है बेटे, R कैप। तो यहां से तुरंत क्या बन जाएगा, ये सदिश बन जाएगा, यानी कि वेक्टर F बराबर हो जाएगा हमारे पास में। और अगर मैं यहां से दिशा को देखूं तो दिशा किसके बराबर होती है, दिशा बराबर होती है बेटे सदिश बटे परिमाण के। अब हमने यहां दिशा से गुना करी तो इस दिशा के जगह में क्या लिख सकता हूं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R² इंटू R वेक्टर बटे R। इस R की गुना इसमें कर देंगे तो वेक्टर F इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R की घात 3 इंटू वेक्टर R। ठीक है, ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप। बस आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, बाकी कल यहाँ तक का रिवाइज करके आओ, जो क्वेश्चन बताएगा क्वेश्चन करके आओ, 2-4 क्वेश्चन और लगा लिए इसमें न्यूमेरिकल।